हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी ट्री 3 जो 2024 में हुआ था उसके 9th-10th के जो मैथ के पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। चूँकि ट्री 4 का एग्ज़ाम होना है तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि जनरल स्टडीज़ वाले में 8 क्वेश्चन और जो मैथ वाले प्रॉपर सेक्शन है उसमें 80 क्वेश्चन यानी टोटल 88 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की भी शेयर कीजिएगा। और ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ ट्री 3 का है तो उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैथ के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो दूसरे एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन किसी एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है, ठीक है, कि इस एग्ज़ाम में पूछा है तो किसी दूसरे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं। हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा और ट्री 4 के लिए तो मस्ट है, बहुत ज़रूरी है इसको देखना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसी तरह हम ट्री 2 और ट्री 3 का भी और 6 to 8 क्लास का भी सॉल्व करवाएंगे और लास्ट में आपको बताएंगे भी कि किस एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस एक्सरसाइज पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये जनरल स्टडीज़ वाले पार्ट में जो है ये 8 क्वेश्चन है, पहले हम लोग उसको देख लेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरा करता है तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है। पाई का मान लेना है 22/7। तो किसी भी वृत्ताकार पथ की जब हम लोग चक्कर लगाते हैं तो इस एक चक्कर में जो दूरी तय की जाती है वो किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ये जो है व्यक्ति 7 चक्कर लगाता है तो 2πr गुना 7 और यही किसके बराबर है, 2200 मीटर के बराबर है। तो 2 × 22 के जगह पाई के जगह 22/7 इंटू r इंटू 7 इक्वल टू 2200। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से ये 100 बार में और 2 से ये 50 बार में, यानी r का वैल्यू कितना हो गया, 50 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है किसी बेलनाकार टैंक की जो धारिता है वो 1848 मीटर की है और उसके आधार का जो व्यास है वो 14 मीटर है, तो टैंक की गहराई क्या होगी। टैंक की जो धारिता है, जो आयतन है वो दिया हुआ है 1848 जो कि बेलनाकार है, और किसी बेलन का आयतन होता है πr² जो कि 1848 मीटर क्यूब है। पाई 22/7, व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर इंटू h बता नहीं है 1848। एक 7 से 7 खत्म हो गया, 22 से काट देते हैं इसको, कितना बार में जाएगा, 22 अठे 176 और 8, 22 अठे 176 और कितना हो गया 8, 22 चौक 88 और 7 से ये कट जाएगा 12, 12 सते 84, यानी h आ गया कितना, 12। तो h क्या होता है, ऊंचाई कहिए, यहाँ गहराई का सेंस है तो गहराई हो जाएगा, यानी जो टैंक का गहराई है वो कितना है, 12 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62%। संख्या x है तो इसका 8वां भाग यानी 1/8 इक्वल टू 30 है, यानी संख्या कितना हो जाएगा, 240। अब इस 240 का हमें कितना निकालना है, 62% निकालना है। तो 62/100, 1 0 से 1 0 खत्म, 24 दूना 48, 4 हो गया, 24 छक्का 144 4, 148/10 यानी 148.8। ऑप्शन नंबर सी। एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। तो मान लीजिए शुरू में अधिकारी का वेतन 100 था, 25% बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 125। अब कह रहा है फिर इसको 100 पे लाना है, यानी पुराना वेतन पे लाना है। जो पहले 100 था ना, तो 125 से कितना लाना है, 100 लाना है। कितना घटाना होगा, 25 घटाना होगा।
अब ये 25 कितना में घटाना होगा, 125 में। 125 में 25 घटाएंगे तभी 100 होगा। तो 25 घटा है 125 में, परसेंटेज बदलने के लिए 100%। तो 25 से 5 बार में, 5 से ये 20 बार में कितना हो गया, 20%। यानी पुराना वेतन लाने के लिए 20% घटाना पड़ेगा। कह रहा है -2/3 पे पावर -3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 4/9 पे पावर -2। -2/3 पे पावर -3 को भाग कर दिए मान लीजिए x से, तो हमें मिल गया 4/9 पे पावर -2। यही x का मान निकालना है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि a पे पावर -m को 1/a पे पावर m लिख सकते हैं। यानी पावर पॉजिटिव करना है तो आप उसको उल्टा कर दो। अगर यही a/b पे पावर अगर -m रहता और आपको पावर m करना होता तो b, इसको उल्टा कर देते, हर के जगह अंश, अंश की जगह हर, b/a पे पावर m लिख सकते थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पावर इसका प्लस कर लेते हैं। यानी -2/3 को -3/2 उल्टा कर लिए तो ये पावर 3 हो जाएगा, और ये 9/4 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में x। माइनस का पावर क्या हो जाता है, माइनस का पावर 3 अगर है तो हम माइनस बाहर लिख सकते हैं, और ये 3/2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ये क्या है, 3/2 का स्क्वायर है, तो 3/2 का स्क्वायर और उस पर पावर 2, तो पावर पे पावर गुना हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स। ये पावर 3 है, देखिए बेस सेम है, ये पावर 3 है, ये पावर 4 है, तो पावर एक बार में कट जाएगा। यानी -1 बराबर 3/2 इंटू एक्स, यानी x बराबर इधर गुना हो जाएगा तो -2/3। तो x का मान क्या हो गया, -2/3। ठीक है। कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, x² प्लस 1/x², इधर आएगा तो 5 का स्क्वायर, और इसमें से 2 क्या हो गया, घट गया। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू k² -2 होता है। जितना बार स्क्वायर करेंगे उतना बार उधर जाके -2 कर देना है। ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया, 25 - 2 यानी 23। हमें पावर 4 निकालना है, एक बार और स्क्वायर कर लेंगे, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 23 का स्क्वायर -2, यानी 529, और -2 कितना हो जाएगा, 527। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2000 रुपये है, तो थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। 5 रुपया का है, 2 रुपया का है और 1 रुपये का, किस अनुपात में, 2:3:4 अनुपात में। ये 5 रुपया वाला है, ये 2 रुपया वाला है, और ये 1 रुपया वाला है। तो टोटल अगर यूनिट रुपया की बात करें तो ऐसे समझ के चलिए कि ये 2 सिक्का है 5 रुपया वाला, तो 10 यूनिट। ये 3 सिक्का है 2 रुपया वाला, तो कितना हो गया, 6 यूनिट। और ये 4 सिक्का है 1 रुपया वाला, तो 4 यूनिट रुपया, यानी टोटल 20 यूनिट ये रुपया में है। और रुपया आपको दिया हुआ है 2000 रुपया, यानी 20 यूनिट ही किसके बराबर है, 2000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, ये 100 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 रुपया वाला सिक्का निकालना है। कितना वाला सिक्का निकालना है, 2 वाला सिक्का निकालना है। और 2 वाला सिक्का का यूनिट रुपया में कितना है, 6, तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये रुपया में है। तो 600 रुपया आया। ये 600 रुपया किसका है, 2 रुपये सिक्के वाला का है। 2 रुपये वाले सिक्के का जो रुपया में भाग है वो कितना है, 600 रुपये है। तो बताइए सिक्का कितना होगा। अगर हम आपको कहें कि 2 रुपया के आपके पास सिक्के हैं और टोटल 600 रुपया है, तो कै गो सिक्का होगा, 300। 2 से भाग कर देंगे, यानी 300 सिक्के हैं कितना वाले, 2 रुपये वाले। अच्छा मान लीजिए अगर 5 रुपये वाला हमें चाहिए, तो 5 रुपये वाला कितना है, 10। 10 से गुना होता है 1000। अब 1000 रुपये आपके पास 5 के सिक्के के हैं, तो रुपये कितने सिक्के होंगे, तो 5 से भाग कर देते। ठीक है। तो यहाँ हमसे 2 रुपया वाला पूछा है। 2 रुपया वाला टोटल कितना रुपया है, 600 रुपया है। तो 600 रुपया है 2 रुपये वाले सिक्का, मतलब सिक्का 300 है। तो यहाँ एक भी ऑप्शन नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है।
कह रहा है एक सम बहुभुज का अंतः कोण उसके बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। तो n भुजा वाले किसी भी बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, और बहिष्कोण क्या होता है 360 डिग्री बटा n। तो ये जो अंतः कोण है ये बहिष्कोण से 108 डिग्री ज़्यादा है, यही ना, यानी n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, इसका एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री और प्लस का 108n बटा में n से n कैंसिल, n-2 इंटू 180, यहाँ से देखिए 36 दिया 108 और 36 गुना 10 ये है तो 36 कॉमन ले लेते हैं तो 10 और प्लस में 3n, 36 बचे 180, ये हो जाएगा 5n माइनस 10 बराबर 10 प्लस 3n इसमें से जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n बराबर 10 प्लस 10 20, यानी n बराबर कितना हो गया 10, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो जनरल स्टडीज़ वाले में यही 8 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं इसका मेन सेक्शन जो मैथ का है। 71 से लेकर 150 तक टोटल 80 प्रश्न होंगे इसमें। जिसका पहला प्रश्न है x का जिस मान x पे पावर x बराबर 7 पे पावर x प्लस 49 को संतुष्ट करता है वो है। देखिए आपको क्या दिया है, x पे पावर x बराबर 7 पे पावर x प्लस 49 और हमें x का मान निकालना है। तो x पे पावर x बराबर 7 पे पावर x इंटू इसको 7 पे पावर 49 लिख सकते क्या। गुना में पावर जुड़ जाता है, बेस समान होता है तो हम लोग अलग अलग गुना कर सकते हैं इसको। हमें पावर x वाला इधर भेजना है तो x पे पावर x बटा 7 पे पावर x बराबर 7 पे पावर 49। देखिए दोनों पे पावर सेम है, x पे पावर भी x है और यहाँ 7 पे पावर x है, तो इसको लिख सकते हैं x बटा 7 पे पावर x बराबर 7 पे पावर 49। अब यहाँ से दो इक्वेशन बन रहा है, एक तो बेस समान होगा तो x पे पावर 7 बटा 7 7 के बराबर होना पड़ेगा, और दूसरा इक्वेशन है कि पावर समान बेस समान है तो पावर समान होता है, x का मान कितना होना चाहिए 49 होना चाहिए। तो इस वाले इक्वेशन से भी अगर सॉल्व किया जाए तो x का मान कितना आ जाएगा 49 बेस वाले से, और पावर वाले से भी x का मान क्या है 49 है, यानी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चला द्विघात समीकरण जिसका जरो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का जरो का पारस्परिक है वह है। देखिए ये जो ट्री 3 ट्री 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें हिंदी के जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश वाले का गूगल ट्रांसलेट है, जिसके कारण बहुत जगह जो है हिंदी में आपको ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो मतलब मैथ की भाषा का वो हिंदी वर्ड नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ होता है क्या, मूल का इंग्लिश होता है रूट, अब रूट को हिंदी में गूगल ट्रांसलेट कीजिएगा तो वो जर लिखे। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसे हमने देखा है कि ये चीज़ है इसमें, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट करके किया गया है, डायरेक्ट हिंदी का टाइप नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ रूट का मतलब जर का मतलब मूल है, जो कि इंग्लिश वर्ड रूट का हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि द्विघात समीकरण जिसका मूल जो है समीकरण इतना के मूल का पारस्परिक मतलब रेसिप्रोकल है, मतलब व्युत्क्रम है उसका। ठीक है, कहने का मतलब इस समीकरण का अगर मूल अल्फा बीटा है तो हमें जो चाहिए समीकरण उसका मूल 1/अल्फा और 1/बीटा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है, तो हमें इक्वेशन से पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a है। हमें जो इक्वेशन चाहिए उसका मूल 1/अल्फा 1/बीटा, तो हमें क्या चाहिए होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जो कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, c से कैंसिल यानी माइनस b/c। और क्या चाहिए 1/अल्फा इंटू 1/बीटा चाहिए, यानी 1/अल्फा इंटू बीटा c/a यानी a/c। तो हमें मूलों का क्या मिल गया, योगफल मिल गया और मूलों का गुणनफल मिल गया। तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं नीचे लिखते। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है x² माइनस
1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स और प्लस में 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस इतना का वैल्यू क्या है माइनस बी बाई सी, तो माइनस बी बाई सी इंटू एक्स और इतना का वैल्यू ए बाई सी और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई सी प्लस ए बाई सी इक्वल टू 0, एलसीएम कर देंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। वैसे जानकारी आपको ये रखना है कि जब कभी मूल उल्टा हो यानी एक दूसरे का विपरीत हो जाए 1/, हो जाए तो वैसे केस में ए जो है वो सी बन जाएगा और सी जो है वो ए बन जाएगा, बी में कोई चेंज नहीं आएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ इक्वेशन क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो इसका व्युत्क्रम वाला मूल था 1 अल्फ़ा 1 बीटा, उसका इक्वेशन क्या हो गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए की जगह सी आ गया और सी की जगह ए आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि जब x पे पावर 25 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। अगर शेषफल विभाजकता के नियम से देखें तो आपको ये चीज़ पता होगा कि a पे पावर n प्लस b पे पावर n में अगर n विषम है, n क्या है विषम है, तो ये a प्लस b से पूरा पूरा क्या होगा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा मतलब शेषफल 0। तो x पे पावर 25 अब प्लस 1 को 1 पे पावर 25 लिख सकते हैं, तो यहाँ 25 क्या है विषम है, इसका मतलब ये चीज़ जो है x प्लस 1 से पूरा पूरा कट जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका है शेषफल प्रमेय से कि अगर इतना को किसी गुणनखंड से भाग करना है इसके, यानी कोई बहुपद से भाग करना है तो उस बहुपद को आप 0 कर लो जिससे भाग करना है। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1 और इसको इसमें रख दीजिए बहुपद में, जो भी मान आएगा वो शेषफल हो जाएगा, यानी -1 पे पावर 25 प्लस 1 और -1 पे पावर 25 -1 ही होगा और +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेषफल प्रमेय है। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी पूर्णांकों का योग निकालिए। हमें 1 से लेकर जो है आगे तक का पता है, ये कह रहा है 21 से लेकर 100 तक का सभी पूर्णांकों का योग हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे 1 से 100 तक का निकाल के और उसमें 1 से 20 तक का घटा देंगे। हम 1 से 100 तक निकाल लेंगे, ठीक है, और इसमें 1 से 20 तक का घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 21 से लेकर 100 तक का मिलेगा। तो प्रथम इन प्राकृत संख्या का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। n क्या है प्राकृत संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या आप ले रहे हैं शुरू से। ठीक है, तो हम 1 से 100 तक यानी 100 संख्या ले रहे हैं तो 100 इंटू 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101/2 और इसमें 1 से 20 तक का घटा देंगे तो 20 को होगा उसमें, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 21/2, ये घट गया 50 बार में, तो ये गुना करेंगे तो 50 यानी 5050 -2 से कट जाएगा ये 10 बार में 210, 4840 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं √9 इंटू √64/√0.04, तो √9 3, √64 8, 0.04 का रूट 0.2, 10 दे दिए इसको हटाने के लिए, 0.2 से कट गया 4 बार में, 4 × 12 × 10 120, ऑप्शन नंबर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर है। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू जनरली जो बच्चे जानते हैं वो ए क्यू माइनस बी क्यू जो है वो हो जाता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला तो ये जानते हैं जो कि ये ऑप्शन में है नहीं। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस का 3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है,
ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर हम इसमें प्लस का 3ab जोड़ दे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो ये टर्म कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस का 3ab इंटू ए माइनस बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x माइनस एम प्लस एम बराबर 0 का, फिर यहाँ जर लिख दिया है, मूल जो है समान और वास्तविक हो तो m का मान ज्ञात करना है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होता है तो उसका जो विवेचक होता है d वो क्या हो जाता है, 0 के बराबर होता है। तो हम लोग इसका विवेचक निकाल के 0 के बराबर कर देंगे तो m का मान पता हो जाएगा। उसके पहले इसको प्रॉपर जो है द्विघात समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का mx प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस mx प्लस 12 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू माइनस m और c का वैल्यू 12 हो गया। d क्या हो जाता है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 3 और b के जगह हो जाएगा आपका ये 3 और c के जगह हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। स्क्वायर करके रूट हटा देते हैं तो m स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 12 गुना 12, ठीक है, 144 इक्वल टू 0, यानी m बराबर हो जाएगा रूट अंडर 12 गुना 12 यानी 12। याद रखिएगा यहाँ प्लस माइनस भी होगा, ये गलती अक्सर बच्चों से हो जाती है कि रूट फ्री होगा तो ये प्लस माइनस 12 होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में प्लस माइनस दोनों का वैल्यू हो सकता है। तो प्लस 12 भी होगा और माइनस 12 भी होगा। ऑप्शन में देखिए प्लस 12 अलग है, माइनस 12 अलग है, दोनों एक साथ कहीं नहीं है, तो दोनों आंसर होगा, आंसर ए भी होगा और बी भी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है समुच्चय 3 पे पावर 1/3 रूट 2 रूट 4 और रूट 127 में परिमेय कौन है। ठीक है, तो ये तो 3 पे पावर 1/3 का मतलब क्यूथ रूट 3 परिमेय नहीं है। परिमेय मतलब p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो। रूट 2 को भी नहीं लिख सकते। रूट 4 का मतलब 2 होता है और 2 ये एक परिमेय संख्या है ना, ये क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 127 ये भी फ्री नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रूट 4। 79 नंबर कह रहा है कि 2x³ प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स पे पावर 4 माइनस 1 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर होगा, जो तीनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा फैक्टर हो, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग 2x पहला वाला में से कॉमन ले ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। दूसरा जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है। एक्स पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर, ठीक है, या एक ही का स्क्वायर, एक का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कॉमन नहीं है। तो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई 3 है, तो एक्स बटा वाई का मान। तो आपको अगर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो पता है तो 1-2 सेकेंड में 3 सेकेंड में इसका आंसर आप बता सकते हो कि एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर 3 कहिए या 3/1। तो एक्स बटा वाई एक बार इसमें जोड़ेंगे तो 4 और इसमें से घटाएंगे तो 2, यानी 4/2 यानी 2/1। 2 कहिए या 2/1, चूँकि ऑप्शन में 2/1 है इसलिए 2/1, ऑप्शन नंबर बी। तो ये होता क्या है कि देखिए अगर ए बटा बी आपके पास मान लीजिए 9/4 है, तो आप
अंश के जगह अंश में हर को जोड़ दीजिए, हर के जगह अंश में से हर को घटा लीजिए। तो ये काम आप इधर भी कर सकते हैं, 9 + 4 और 9 - 4, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे ये आएगा, जब ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो इससे जोड़िएगा तो डायरेक्ट a/b आएगा। तो x + y बटा x - y है, इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाएंगे तो ऊपर x और नीचे y, वही काम इधर करना है। अंश के जगह अंश में हर को जोड़ देना है और हर की जगह अंश में से हर को घटा लेना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके पास मान आ जाएगा। बाकी आप क्रॉस गुना करके भी x/y निकाल सकते हो। कह रहा है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है अगर एंगल सेम हो तो इस 50 को हम चाहते हैं 40 बनाना। साइन स्क्वायर जो 50 है तो उसको 90 - 40 लिख सकते हैं। 50 को 90 में से 40 जाएगा, 50 बचेगा। और साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस ये कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर कह रहा है साइन x इंटू साइन 2π + x इंटू साइन 4π + x इंटू इसी तरह डॉट डॉट है साइन 2nπ + x। देखिए साइन 2nπ + x जो होता है वो साइन x ही होता है। 2π का कोई भी गुणज, 2π का कोई भी गुणज प्लस कोई एंगल थीटा है, कोई एंगल क्या है, थीटा है, तो उस केस में उस त्रिकोणमितीय फलन का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो साइन थीटा देगा वही साइन 2π इंटू उसका कोई गुणज प्लस थीटा पर होगा। क्योंकि 2π जैसे ही आता है, जैसे ये चतुर्थांश है और मान लीजिए यहाँ कोई एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है, तो 2π घूमेंगे तो फिर यहीं पहुँच जाएंगे, 4π घूमेंगे तो फिर यहीं पहुँच जाएंगे, फिर 6π घूमेंगे तो फिर यहीं पहुँच जाएंगे, है ना। तो 2π का कोई भी गुना जब प्लस थीटा रहेगा तो उससे किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब साइन 2π + x क्या हो जाएगा, ये तो बाहर में एक साइन x है ही, ये भी साइन x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा इंटू का, और इसी तरह से लास्ट वाला पार्ट भी इंटू में साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 साइन x होता तो गुना होके साइन स्क्वायर x, 3 गो होता तो साइन क्यू एक्स, 10 गो होता तो साइन पे पावर 10x। अब हमें ये पता करना है कि इसमें कितने साइन x गुना में हैं। तो यहाँ पे बच्चे फिर से गलती क्या करेंगे, समझ लेंगे कि n है तो टोटल n हो जाएगा और लिख देंगे साइन पे पावर nx, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो एक की गिनती है वो यहाँ से शुरुआत होती है, 2π इंटू 1, 2π इंटू 2, इसी तरह 2π 3, ये लास्ट वाला 2π इंटू n है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है टोटल n होगा, और शुरू में आपके पास एक एक्स्ट्रा साइन x दिया हुआ है, यानी इसमें टोटल कितने साइन x है, n + 1 साइन x है। तो इसका गुना होगा तो साइन पे पावर n + 1 x हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे 100 मीटर लंबाई का एक मीनार है का छाया का जो लंबाई है वो 100√3 मीटर है। तो छाया और मीनार की कोटि के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए कोटि बहुत कंफ्यूज करेगा क्योंकि ये गूगल का ट्रांसलेट हिंदी है, तो आप एक बार इंग्लिश देख लो कि द एंगल बिटवीन द शैडो एंड द अपर एंड ऑफ द टावर, यानी टावर का जो ऊपरी छोर है और जो मीनार है उसके बीच का कोण हमें चाहिए। तो ये आपके पास हो गया मीनार और ये उसकी छाया हो गई, ठीक है। तो ये जो आपका मीनार का ऊपरी सिरा है और ये छाया जो ऐसे पड़ रही है, ठीक है, इस तरह से छाया आ रही है जो यहाँ ज़मीन पे पड़ रही है, इसका ऊपरी सिरा का ये कोण हमें चाहिए, यानी ये थीटा हमें चाहिए। मीनार की लंबाई 100 है, छाया की लंबाई 100√3 मीटर है, तो आपको ये थीटा चाहिए। tan थीटा बराबर थीटा के हिसाब से ये लंब हो जाएगा 100√3 और ये आपके पास आधार हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी tan थीटा बराबर √3, यानी tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर
एक कोण और उसका पूरक कोण का योग का कोसाइन निकालना है। पूरक कोण क्या होता है? दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो पूरक कोण का योग ही क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कहने का मतलब एक थीटा है तो दूसरा पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही मिलेगा। पूरक कोण का परिभाषा ही है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो कोण और उसका पूरक का योग 90 और 90 का कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस, कॉस 90 डिग्री 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा का मान निकालिए। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका एलसीएम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में साइन थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन थीटा और 1 बटा साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी। रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का मान निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही फेमस क्वेश्चन। कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आते हो और ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग? प्रमेयकरण कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसमें 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे भी। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाला का रूट फ्री होके 1 माइनस साइन थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर का फ्री होके क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अलग अलग कर देंगे, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर कह रहा है कॉस 50 डिग्री का मान जो है 0.6428 है, तो साइन 40 डिग्री का मान निकालिए। देखिए साइन 40 क्या है? कॉस 50 ही है। साइन और कॉस में एंगल जोड़कर अगर 90 हो तो दोनों का मान समान होता है। कहने का मतलब 50 और 40 90 है, तो कॉस 50 किसके बराबर होगा? साइन 40 के। या साइन 40 किसके बराबर होगा? कॉस 50 के। क्योंकि साइन 40 का मतलब है साइन 90 माइनस 50 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी ये कॉस 50 डिग्री है। तो साइन 40 किसके बराबर होगा? कॉस 50 के। और कॉस 50 का मान है 0.6428, तो साइन 40 का भी वही मान होगा। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कॉस 90 प्लस साइन 0 बटा कॉट 30। कॉस 90 0, साइन 0 0 और कॉट 30 हो जाएगा √3। 0 बाई √3 क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4 ए का मान निकालनी है। तो साइन ए बराबर, अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आपको मान निकालना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4 ए। तो कॉस पे पावर 4 को कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन ए। तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, जिसका मान कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, इंटू टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 5 कॉस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का क्या हो जाता है? 1/√2। तो 1/2 और ये √3 का स्क्वायर 3 दूना 6 माइनस 5/√2। अब देखो जो भी आएगा उसके नीचे √2 आएगा, या एलसीएम करेंगे तो ऊपर भी √2 आ जाएगा। कोई भी ऑप्शन में रूट जो है नीचे नहीं है, तो इसका आंसर ऊपर में से कोई नहीं। अच्छा एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कहीं यहाँ स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि डाउट लग रहा है सारे ऑप्शन में कहीं भी रूट नहीं है। ठीक है,
तो स्क्वायर अगर होता है तो इसमें से कोई आंसर हो सकता था। चलिए, इस हिसाब से जो है रूट आएगा ऑप्शन क्वेश्चन आंसर में, और रूट किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है एक आवृत्ति बंटन के माध्यिका और माध्य क्रमशः 28 और 30 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुलक माध्यिका और माध्य में क्या संबंध है? जो बहुलक होता है वो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य के बराबर होता है। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य के बराबर होता है। तो 3 गुना माध्यिका 28 माइनस 2 गुना माध्य क्या है 30, तो ये हो गया 28 × 84 माइनस 60 यानी 24। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है 92 नंबर। प्राकृत संख्याओं के समूह से लेना एक संख्या जो 2 और 3 द्वारा विभाज्य का प्रायिकता क्या है? तो हमें प्राकृत संख्याओं के समूह से एक ऐसा संख्या लेना है जो 2 और 3 से विभाज्य है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? देखिए, प्राकृत संख्या का जो समूह होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से जाएगा, जिसमें 12 होंगे 18 होंगे बीच में, है ना। इस तरह से ये चलते रहेगा। तो हमें 2 और 3 से विभाज्य संख्या, 2 और 3 दोनों से विभाज्य का मतलब क्या हो गया? 3 और 2 6 से विभाज्य होगा। तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या मिलेगी? 6। अगला क्या मिलेगा? 12। अगला क्या मिलेगा? 18। तो आप देखोगे, अगर शुरू से हम लोग 6 संख्या लें, तो उसमें एक संख्या जो है वो 6 से विभाज्य होगा। फिर अगला 6 ले तो उसमें एक संख्या जो है 6 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब प्राकृत संख्या में हर एक 6 जो नंबर होगा, यानी 6 में से एक नंबर ऐसा होगा जो 2 और 3 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब 6 से विभाज्य होगा। तो 6 में कितना विभाज्य है? 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/6। यानी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या का अगर 6n नंबर है तो उसमें n नंबर ऐसा होगा जो 6 से विभाज्य होगा। तो प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। हर एक 6 में एक नंबर आपका 6 से विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है AM, GM और HM के बीच क्या संबंध है? AM अरिथमेटिक मीन, GM ज्योमेट्रिक मीन और HM हार्मोनिक मीन। तो किसी भी संख्याओं के सेट के लिए जो AM होता है वो GM से बड़ा या बराबर होता है, और जो GM होता है वो HM से बड़ा या बराबर होता है। यानी AM बड़ा या बराबर होगा GM से, और GM बड़ा या बराबर होगा HM से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बराबर एक ही केस में होता है जब नंबर सेम हो। ठीक है। अगर हम दो संख्याओं की बात करें, 2 पॉजिटिव नंबर A और B है, तो इसके लिए जो AM होता है वो हो जाता है A + B/2। जो GM होता है वो होता है √AB, और जो HM होता है वो होता है 2 × AB/A + B। तो आप किसी 2 नंबर के लिए चेक भी कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि AM GM से बड़ा है और GM जो है HM से बड़ा है। और यही सेम जैसे हम मान लीजिए, आपको एग्जांपल लेके बता देते हैं। A = 2 ले लिए, और B ऐसा लेना है कि गुना होकर एक पूर्ण वर्ग हो, तो 8 लेते हैं, 16 हो जाएगा। तो आप देखोगे AM क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा आपका A + B यानी 10/2 5। AM 5 हो गया। GM क्या हो जाएगा? GM हो जाएगा √AB यानी 2 × 8 16 यानी 4। और HM क्या हो जाएगा? HM हो जाएगा 2 × 2 × 8 बटा कितना हो जाएगा? A + B 10। तो 8 × 16 × 32/10 यानी 3.2। तो देखिए AM कितना है? 5 है 2 नंबर का। GM कितना है? 4 है। और HM कितना है? 3.2। तो AM बड़ा है किससे? GM से, और GM बड़ा है किससे? HM से। और सेम संख्या ले ले, मतलब A को भी 8 ले ले, तो AM GM HM सब क्या होगा? बराबर आ जाएगा। यानी बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो AM हमेशा क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा GM से, GM बड़ा या बराबर होगा HM से। ठीक है। और 2 नंबर के लिए, 2 पॉजिटिव नंबर A और B के लिए AM A + B/2, GM √AB, और HM क्या होगा? 2AB/A + B हो जाएगा। ठीक है। और इसके बीच संबंध भी है कि आप जो है इस GM का अगर स्क्वायर करोगे, GM का स्क्वायर करोगे
तो ये आपके AM इंटू HM के बराबर होता है। GM का अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये AM इंटू HM के बराबर होता है। ये रिलेशन दो संख्याओं के AM, GM और HM के बीच होगा, ठीक है, 2 नंबर के लिए। और 2 से ज़्यादा शिफ्ट है अगर नंबर का, उसके लिए AM हमेशा बड़ा या बराबर होगा GM से, और GM बड़ा या बराबर होगा किससे? HM से। पहली n संख्या प्राकृत संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का मान ज्ञात करना है। n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है? योग जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये योग होता है। और योग में अगर हम संख्या से भाग कर दे तो औसत मिल जाता है। तो औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और टोटल n संख्या है तो n से भाग कर देंगे तो n से n कैंसिल, यानी n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 6 पासे फेंककर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए 6 पासा पहले फेंकेंगे तो टोटल परिणाम हम देख लेते हैं कि टोटल परिणाम कितने होते हैं। अच्छा, एक पासा फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आता है 6 परिणाम। अच्छा, 2 अगर फेंकते हैं तो क्या हो जाता है? 1 1 1 2 1 3 इस तरह से 36 आते हैं, यानी 6 का स्क्वायर। 3 अगर फेंकेंगे तो पता है कितने आएंगे? 6 का क्यूब आएगा। ये 1 में 6 का पावर 1, 2 में 6 का पावर 2, 3 में 6 का पावर 3, तो इस तरह 6 फेंक रहे हैं तो टोटल परिणाम कितना आएगा? 6 पे पावर 6, ये टोटल परिणाम है आपके। तो 6 पासा फेंकने पर जो कुल परिणामों की संख्या होगी, कुल परिणाम वो कितना हो जाएगा? 6 पे पावर 6 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? किसकी प्रायिकता चाहिए? अलग अलग पासा का जो है फलक होगा। अलग अलग फलक होगा मतलब एक बार 1 आया तो अगला बार 2 आएगा, तो अगला बार 3, इस तरह से अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले ये बताओ कि पहला ये एक पासा, मान लीजिए एक पासा बना रहा है, ठीक है, ये एक पासा बना रहा है। यहाँ 1 है, 2 है, मान लीजिए 3 है, फिर इसके पीछे 4 5 6 इस तरह से फलक होगा। एक पासा फेंके तो इस पे कितने प्रकार से फलक आ सकते हैं, कितने तरीके से फलक आ सकते हैं? तो आप कहोगे कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6। तो पहला बार जब पासा फेंका जाएगा तो 6 तरीके से फलक आ सकते हैं। अच्छा, अब अगला बार जो दूसरा पासा फेंका जाएगा उस पासे पर अब हमें फेंकेंगे तो हमें कितने प्रकार से आएंगे? तो कहोगे सर इस 6 में से तो कोई एक वो आ जाएगा। 6 में से 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक वो आ जाएगा, क्योंकि हमें अलग अलग चाहिए। मतलब 1 आ गया है तो 1 नहीं चाहिए, 2 आ गया तो हमें 2 नहीं चाहिए, तो कोई तो 1 आएगा पहला पासा पर, तो दूसरा पासा पर वो हमें नहीं चाहिए, तो दूसरा पासा के लिए कितना बचेगा? 5। फिर तीसरा पासा के लिए क्या बचेगा? 4। चौथा पासा के लिए क्या बचेगा? 3। पांचवा पासा के लिए 2 और छठा पासा के लिए 1। यानी पहला पासा पर 6 प्रकार से फलक आ सकता है अलग अलग, दूसरा पे 5 प्रकार से, तीसरा पे 4 प्रकार से, चौथा पे 3 प्रकार से, दूसरा पे पांचवा पर 2 प्रकार से, और छठा पर 1 प्रकार से। और गुणन सिद्धांत कहता है कि टोटल तरीका क्या हो जाएगा? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टोरियल 6। इसको फैक्टोरियल 6 ऐसे लिखिए या 6 फैक्टोरियल ऐसे लिखिए। तो अलग अलग आने का जो परिणाम है वो कितना है? 6 फैक्टोरियल। और टोटल परिणाम कितना है? 6 पे पावर 6। तो अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता 6 फैक्टोरियल बटा 6 पे पावर 6, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिक्के को 2 बार फेंककर कम से कम एक सिर, ठीक है, एक सिर का मतलब यहाँ पे चित से हो रहा है, एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 2 सिक्के को फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है? तो कह सकते हैं दोनों हेड हो सकता है, एच एच, पहला हेड हो दूसरा टेल हो, पहला टेल हो दूसरा हेड हो, और दोनों क्या हो?
टेल हो, यही परिणाम हो सकते हैं, यानी टोटल 4 परिणाम हो सकते हैं। हमें कम से कम एक चित चाहिए, तो कम से कम एक चित मतलब एक या एक से अधिक, एक से कम चित नहीं। तो देखिए एक चित वाला ये है, 2 चित भी हो सकता है, तो टोटल कम से कम एक चित वाले कितने परिणाम हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो 3 और टोटल परिणाम 4, तो 3/4 ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 2 रिक्तियों के एक पोस्ट के साक्षात्कार के में एक पति और पत्नी उपस्थित हैं। अगर पति के चयन की संभावना 1/7 और पत्नी के चयन की संभावना 1/5 है, तो दोनों की चयन की संभावना क्या है। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है पति के सेलेक्ट होने की संभावना है 1/7 और पत्नी का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लेते हैं 1/5 है। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी पति को पत्नी से मतलब नहीं है और पत्नी का सिलेक्शन को पति से मतलब नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों, ए और बी दोनों, और स्वतंत्र घटनाओं के लिए ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। ठीक है, स्वतंत्र घटना मतलब जहाँ एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो पत्नी के इंटरव्यू से पति को मतलब नहीं है और पति के इंटरव्यू से पत्नी को कोई मतलब नहीं है। तो इसका हो जाएगा 1/7 इंटू 1/5 यानी 1/35। तो दोनों के सिलेक्ट होने की संभावना क्या है, 1/35 है, ऑप्शन नंबर बी। समुच्चय 11, 13, 15, 13, 17, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार जो संख्या आती है, अगर इस तरह से डेटा दिया हुआ है तो सबसे अधिक बार जो आता है वही बहुलक है। तो 11 देखिए एक ही बार आया है आपके पास, 13 जो है वो कितना बार आया है, 2 बार आया है, 17 जो है 2 बार आया है, और 15 और ये 15 और जो है आपके पास 15 एक बार आया है और 19 भी एक बार आया है। तो इसमें क्या है कि आपका 13 भी 2 बार आया है और 17 भी 2 बार आया है। जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है, और दोनों जो है 2-2 बार आ रहे हैं, तो इस केस में इसका बहुलक 13 भी होगा और 17 भी हो जाएगा। तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 98 था, हाँ 99 होगा। अब ए द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता 1/2 है और बी की 2/3 है, तो प्रॉब्लम को हल हो जाने की प्रायिकता क्या है। देखिए अगर ए द्वारा हल होने की प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मान लेते हैं जो कि है 1/2, और बी द्वारा हल होने को प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मान लेते हैं जो कि है 2/3। हमें क्वेश्चन हल हो जाना की प्रायिकता चाहिए, यानी ए हल करे बी हल करे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई बोलते हैं। ए एक्स यूनियन वाई का मतलब हो या तो ए एक्स हल करे यानी ए हल करे, या तो बी हल करे, या दोनों हल करे, दोनों मिलकर हल करे, बस हल हो जाना चाहिए। इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये हो गया 1/2 प्लस 2/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कहाँ से आएगा, तो अभी हमने बताया है कि इसका जो स्वतंत्र घटना के लिए होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हो जाता है। यानी ये कितना हो गया, 3 और 4 7/6 माइनस 1/2 गुना 2/3, यानी 7/6 माइनस 2/6, काट कैंसिल नहीं किए क्योंकि नीचे हमें 6 ही चाहिए था, तो 7 में से 2 गया तो 5/6, ऑप्शन नंबर सी। डेटा 3, 7, 2, 5, 7, 1, 9, 6, 5 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेते हैं और जो बीच में आता है वही क्या होता है, माध्यिका। तो सबसे पहले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 3 के बाद आपके पास 5 है, 2 5 है, 5 के बाद आपके पास 6 है, 6 के बाद 2 7 है, 6 के बाद 2 7 हो गया, और 7 के बाद आपके पास कितने हैं, 9 है। गिन लेते एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 है। अब देखिए 9 है तो बीच में कौन आएगा, पाँचवा आएगा। तो 1 2 3 4 5, जो बीच में है वो कौन है, 5 है, इसीलिए माध्यिका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। माध्यिका निकालने का तरीका बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लीजिए, जो बीच में आएगा वही माध्यिका होगा। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है, ये इस वृत्त का और ये इस वृत्त का। अगर इन सबको मिला दे तो एक क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, ठीक है, जिसका त्रिज्या 1 1 है। ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। तो वर्ग की जो भुजा हो जाएगी वो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। वर्ग जो बना है उस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 2। अच्छा ये देखिए कि हर एक वर्ग का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो टोटल जो आप देखोगे कि एक वर्ग के अंदर एक वृत्त का कितना भाग आ रहा है, 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4। तो अगर चारों को मिला दे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग, ये चारों भाग मिला दे तो पूरा का पूरा क्या होगा, वृत्त होगा। तो अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल से अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो ये बीच वाला भाग का एरिया बच जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² यानी 4 माइनस पाई इंटू r, त्रिज्या 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस पाई, चूँकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। यदि 4 पुरुष और 7 स्त्री एक काम को पूरा करने में 60 दिन लेते हैं तो उसी काम को पूरा करने में 8 पुरुष और 7 स्त्री कितने दिन लेंगे। 4 मेन और 7 वुमेन जो है ये दिया हुआ है 60 दिन, और आपसे पूछ रहा है 8 मेन और 7 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो जब भी ऐसे सवाल होते हैं तो उसमें 2 इक्वेशन आपको रहेगा, तभी आप पुरुष और महिला के क्षमता का अनुपात निकाल पाइएगा। यानी यहाँ क्षमता निकालने के लिए 4 मेन + 7 वुमेन को 60 से गुना करेंगे तो एक और इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जिसका तुलना जब इसे करेंगे तो हमें पुरुष और महिला के क्षमता का, कार्य की क्षमता का अनुपात पता होगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ एक ही इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है और इतना पूछ रहा है जो कि निकालना संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ और की जगह अगर या होता तो निकाल सकते थे। 4 पुरुष या 7 स्त्री ये काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, मतलब क्या कि 4 पुरुष 60 दिन में और 7 स्त्री भी 60 दिन में, लेकिन यहाँ या नहीं और है, और इस केस में हमें एक इक्वेशन और चाहिए जो कि नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी एक पुरुष को 25% लाभ पर एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% खरीदा होता और इसे 10.50 हानि पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। देखिए 20% खरीदा होता, यहाँ पे जो है कम होना चाहिए। इंग्लिश वाला देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या है। A man sells an article at a profit of 25% if he had bought it at 20%. He had bought it at 20% and sold it for इतना less, he would have gained 30% than the cost price of आर्टिकल। तो इंग्लिश में भी यही दिया हुआ है कि इसके 20% पर ख़रीदा होता और इतना कम पे बेचा होता तो उसे 30 रुपये का गेन होता। जनरली इस क्वेश्चन में कम होता है, लेकिन आइए 20% पर ही बना के देखते हैं। तो ये अगर आपका 100 रुपया में ख़रीदा था तो 25% लाभ होता है, तो बेचेगा कितना में, 125 में। अब कह रहा है अगर ये इसके 20% पर ख़रीदा होता, यानी 20 में ख़रीदा होता तो उसको 30% का लाभ होता, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 20 का 10% 2 तो 2 तिहाई 6, तो ये 26 हो जाता। तो टोटल अंतर देखिए विक्रय मूल्य में कितना का है, 121 का है, और यही दे रखा है 110.50।
जो कि कटेगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, यहाँ होना चाहिए एक्चुअल ऐसे सवाल होते हैं कि 20% कम पे ख़रीदा होता है, ठीक है। तो हम इसको 20% कम करके बना रहे हैं। तो 20% कम पे ख़रीदा था तो 80 में ख़रीदा होता तो उसको 30% का लाभ होता। 80 का 30% कितना हो जाएगा, 80 का 30% अगर निकालेंगे तो 24, तो 24 इसको लाभ होता है, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 104 रुपया। तो पहले वस्तु कितना में बिक रहा था, 125 में, अब वस्तु कितना में बिक रहा है, 104 में। तो कितना कम गया है, देखिए 21 यूनिट। रुपया में कितना कम है, 10.50। तो 21 से कट जाएगा, 21 पचे 105 होता है, तो ये 0.5 बार में। तो 1 यूनिट आपके पास आ गया 0.5। आपसे पूछ रहा है वस्तु का लागत, वस्तु का लागत कितना, 100। तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 100 गुना 0.5 यानी 50। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर नाव चलाता है, जिसमें हर बार 5 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में तो 30 किलोमीटर जाता है कितना में, 5 घंटा में, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत में जाता है 18, और इसमें भी उसको 5 घंटा लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3.6 किलोमीटर पर घंटा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, धारा का वेग। तो धारा का वेग कैसे निकलता है, धारा की दिशा में माइनस धारा के विपरीत दिशा में बटा 2। तो धारा की दिशा में कितना है, 6, माइनस धारा की विपरीत दिशा में 3.6 बटा में 2, यानी 2.4 आ जाएगा, ये बटा में 2, यानी 1.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। अगर धारा की ये नाव की शांत जल में नाव की चाल पूछता, ठीक है, तब क्या हो जाता, दोनों को जोड़ के तब 2 से भाग। धारा का वेग दोनों को घटा के 2 से भाग, और धारा शांत जल में नाव का वेग दोनों को जोड़कर 2 से भाग। कह रहा स्पिरिट में मिलाए गए पानी का लागत मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होने वाले का अनुपात क्या है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट करके ना हिंदी के क्वेश्चन को इधर उधर कर दिया है एकदम, ठीक है। कह रहा है कि स्पिरिट में जो है पानी मिलाकर बेचते हैं लागत मूल्य पे ही, और 25% का लाभ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पानी का जो मूल्य है वो यहाँ पे क्या है, 0 है। 25% लाभ का मतलब 1/4 है, यानी लागत 4 था, ये लागत 4 था, तो लाभ कितना का होगा, 1 का। अब हमें यहाँ बताइए कि जो लाभ हो रहा है वो पूरा पानी का हो रहा है, क्योंकि हम लागत मूल्य पे ही बेच रहे हैं। तो लागत मूल्य जो हमारा होगा वो तो हमारा क्या होगा, स्पिरिट ही हो जाएगा। तो जितना स्पिरिट उतना लागत मूल्य, जो लाभ वो पानी। तो पानी पूछ रहा है किसका, मिलाया गया पानी और स्पिरिट का। इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, इंग्लिश में किसका चाहिए, द रेशियो ऑफ वाटर डेट इज एडेड, यानी पहले वाटर चाहिए तब स्पिरिट चाहिए। तो वाटर जो लाभ हुआ 1, और लागत जो स्पिरिट का दाम है यानी 4, यानी 1:4। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इसमें 45 क्वेश्चन और है, और इस वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट 45 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। आने वाले समय में तीनों ट्री के क्वेश्चन का सॉल्व होगा, और 9, 10 का भी और 6 to 8 का भी। और फिर आपको बताएंगे कि किस एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलग अलग जो ट्री हुए हैं उसमें कितने कितने क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से पूछे गए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस एक्सरसाइज पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।